हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। मैं एम खान सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने जो पढ़ाई शुरू की है वो पढ़ाई लेखपाल को टारगेट करके है। लेखपाल का एक टॉपिक है ग्रामीण समाज। उसी ग्रामीण समाज को ध्यान में रख करके उसके एक सेक्शन को हमने निकाला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश इसलिए हमने पढ़ाना शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश के बारे में उसकी अवस्थिति, उसकी भौगोलिक अवस्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी के बारे में अगर हम लोग जान जाएंगे तो वहाँ की कृषि और वहाँ के तमाम प्रकार के कल्चर और संस्कृतियों के बारे में जानने में हमसे आसानी हो जाएगी। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि अभी लेखपाल का फॉर्म तो नहीं आया है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो उत्साह, वह जुनून नहीं है। तो ये उत्साह, वो जुनून इसलिए आपको बना के इसको पढ़ना है क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये आपको सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो लोअर समीक्षा अधिकारी हो, और चाहे जो भी परीक्षाएं हो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते, कोई भी एग्जाम हो, जितना भी करवाता हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी एसआई, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम होना है सबके लिए सामान्य रूप से उपयोगी भी है और ग्रामीण समाज समझने को हमको क्या करता है, ये मदद भी करता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हम लोग का क्या था? उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश पर बात कर लेते हैं भाई। अब इसमें कुछ बात नहीं करना। देखिए हमारा की पॉइंट क्या है, मतलब यह है कि मुझे उत्तर प्रदेश, सबसे मेन चीज यही है, की पॉइंट केवल याद रखना है आपको कि हमारा की पॉइंट क्या है, किन किन चीजों पे, तो दिमाग में वो क्रम बनेगा। और दिमाग में जो क्रम बनेगा तो लॉन्ग टर्म के मेमोरी में चला जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भैया जो हमारा ये उत्तर प्रदेश है, तो इसके उत्तर प्रदेश में की राजधानी क्या है? तो आपने कहा लखनऊ है। तो अब जब लखनऊ है तो इसकी कहानी क्या रही, राजधानी की कहानी क्या रही, हमने ये पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या रहा, क्रम क्या रहा। अब नामकरण, कब इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा गया और कब जो है इसको जो है केवल संयुक्त प्रांत कहा गया, कब आगरा का अयोध्या प्रांत कहा गया, कब उत्तर प्रदेश कहा गया। इस तरह की तमाम कहानियां हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, राजधानी को पढ़ लिया, नाम को। अब यहाँ पे जो कुछ राजकीय प्रतीक, यानी जो कुछ प्रतीक है, चाहे चिन्ह हो, सॉरी, प्रतीक के बारे में पढ़ लिया। प्रतीक आपको याद रखना कि अच्छा प्रतीक क्या क्या है, तो दिमाग खट से कैच करेगा, अच्छा अच्छा ये चीजें। ठीक है ना, राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, राजकीय पुष्प की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजकीय भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप प्रतीक अपना दिमाग में से रखना कि अच्छा ये पहले पढ़ना, फिर ये, फिर संरचना बनाना है। अच्छा, प्रतीक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। प्रतीक के बाद जब हम लोगों ने फिर बात किया तो इसमें हम लोग कहा भाई ठीक है, इसी में जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारे प्रदेश से सीमा बनाता है, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित करते हुए अगर हम बात करते हैं तो कुल 9 राज्य हो जाते हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, कितना आसान बात है। यहीं पे हम लोगों का अच्छा एनसीआर भी कुछ होता है क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं भाई? अच्छा ये है, ओ अच्छा ठीक है, हाँ सर तो बताए थे, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, एनसीआर पढ़ लिया गया। फिर क्या पढ़ा गया भाई? ठीक है, क्षेत्रफल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928। ओहो अच्छा ठीक है, ये 7.33 भारत का, कोई बात नहीं भाई। चलिए फिर क्या पढ़ा? इसकी जनसंख्या। क्या जनसंख्या पढ़ा गया था? 199,812,341 जनसंख्या। फिर इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा जिलों का क्रम था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है बेटा, जिलों का क्रम जरा सा आप लोग खट से कमेंट करके बताइए, जिलों का क्रम क्या है क्षेत्रफल के अनुसार, अवरोही और आरोही क्रम क्या है, आप लोग करिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जैसे रिकैप होता था ना, रिकैप, ये रिकैप था आपका। अब रिकैप से हम आगे बढ़ते हैं, और रिकैप से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं कि जैसे कल कुछ बच्चों ने कुछ व्यक्तिगत तौर पर कहा कि सर थोड़ा सा आप ज़्यादा तेजी से पढ़ाते हैं और वक्त नहीं मिल पाता है लिखने के लिए। ऐसी अगर कोई समस्या तो आप कमेंट करके हमको क्या है बता दीजिएगा, हम कोशिश करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं भाई, बहुत आराम से पढ़ो ना यार, सहजता से, लेकिन पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ने के लिए, समय बिताने के लिए नहीं कि मोबाइल लिए हैं और ध्यान कहीं और पे लगा कि यूट्यूब पे कुछ और देख लेते तो ज़्यादा बेहतर था, तो उसकी जो है कॉमेडी बड़ी अच्छी आ रही थी।
यही आपकी लाइफ चेंज करने वाला है, यही आपका जीवन चेंज करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां से शुरुआत। तो देखिए बेटा, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें बात किया था, कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल है, जहां पे लास्ट में हमारा टाइम ओवर हो गया था और कट गया था। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोगों से बहुत ही कॉमन सा पूछा जाता है, लेकिन वहां पे जाकर गलती होने के चांसेस होते हैं। और गलती होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको सहज तरीके से अपना नोट्स बना करके अपने नोट्स को 20, 25, 30, 40 बार नहीं पढ़े होते हैं। 25, 30, 40 बार पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि एक बार हम पढ़े याद नहीं हुआ तो हमारा दिमागवा कमजोर है। दिमागवा किसी कमजोर नहीं है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो इसमें जैसे 75 जिले हैं तो जिले का एक मुख्यालय होता है। तो अब जैसे प्रयागराज जिला है तो प्रयागराज जिले का जो मुख्यालय है प्रयागराज में ही है। तो अब 75 जिले का मुख्यालय हमको पता होना चाहिए। तो जो जिला होगा वही उसका मुख्यालय होगा, लेकिन कुछ का अलग है, कुछ जिले का नाम अलग है और उसका मुख्यालय अलग है, इसलिए वो पूछ लिया जाता है, सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है कि सुमेलित करिएगा। तो अब इसको या क्या करिए कि जो 10-12 ठू हैं वो एक जगह पे लिख लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, 2 बार पूछेंगे अपने मित्र से। इसी के हम लोग क्या करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, क्या ये कौन बताता है कौन नहीं बता पाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं, तो पहले जिले की अगर हम लोग बात करते हैं बाबू, तो जैसे एक जिला है जिसका नाम है अंबेडकर नगर, ये जिला है। अब अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये है आपके अकबरपुर। अकबरपुर, ठीक है। तो दिख रहा होगा। आकाश जी आप कमेंट्स पढ़ते रहिए, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बच्चों को तो आप बता दीजिएगा और हम पढ़ाते चले। अब हम कमेंट्स जो भी बच्चों की शिकायतें होंगी अच्छी खराब, वो आप हमको बताइएगा। तो आइए अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अकबरपुर, अंबेडकर नगर। दूसरा जिला है जिसको हम लोग कहते हैं कानपुर देहात। अब कानपुर देहात का जो मुख्यालय है ये आपके है अकबरपुर माटी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमने इसीलिए यहां पे लिखा कि एक अकबरपुर है और एक क्या है, अकबरपुर माटी है। दोनों याद रखिए, अंबेडकर नगर और कानपुर। ठीक है बाबू। अब आते हैं हम लोग तीसरे जिले पे आते हैं, और तीसरा जिला आपके यहां पे अगर बात किया जाए तो वो है आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का मुख्यालय जो आपका पड़ता है वह फतेहगढ़। फतेहगढ़ नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 4 पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे एक है जालौन। दिखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है आप लोगों को, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जालौन इसका है आपके उरई। जालौन का कौन सा है, उरई है। ठीक है बाबू। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर इसका है आपके खलीलाबाद। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। नंबर 6 है सिद्धार्थ नगर।
इसका है नौगढ़। नौगढ़ याद कर लीजिए, न तो याद हो गया होगा, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए खट से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिला है ये, जो व्हाइट कलर से लिखा है ये जिला है, और जो येलो कलर से लिखा गया है ये उसका क्या है, मुख्यालय है, जो जिले से डिफरेंट है। इसलिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आज ही क्यों ना याद कर लें हम लोग। अब पहुंचते हैं हम लोग किस पे, नंबर 7 पर पहुंचते हैं। ठीक है बाबू, तो नंबर 7 पे पहुंचते हैं, तो आते हैं नंबर 7 पे। सोनभद्र, रावर्ट्सगंज। सोनभद्र का क्या है, रावर्ट्सगंज। नंबर 8 है भदोही। भदोही का बताइए, ज्ञानपुर। नंबर 9 है कौशांबी। मंझनपुर। नंबर 10 है अमेठी। गौरीगंज। नंबर 11 है गाजियाबाद, नहीं सॉरी, नंबर 11 है आपका गौतम बुद्ध नगर। नोएडा, यही समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, प्रश्न था कि नोएडा किस जिले में स्थित है। तो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, ये आपके नोएडा में स्थित है। ठीक है बाबू, तो ये 11 हैं, तो इतना तो कम से कम आप लोग याद करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, भदोही, ज्ञानपुर, कौशांबी, मंझनपुर, अमेठी, गौरीगंज, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ये यहां तक अगर आप तैयार कर लेते हैं, एक दो बात अभी मैं और बता रहा हूं, तो आप इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपका एक नंबर अब तैयार हो गया, कहीं से नहीं कर सकता। कहां के लिए, किसी कंपटीशन के लिए भाई, कोई भी देने जाइए, आप पीसीएस दीजिए, आप जो लोअर दीजिए, पुलिस दीजिए, दरोगा दीजिए, लेखपाल दीजिए, राजस्व लेखपाल दीजिए, ठीक है, सेक्रेटरी का दीजिए, कहीं पर दीजिए, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। आइए देखिए बाबू, यहां पर अगर थोड़ी सी बात यहां पे की जाए, तो प्रशासनिक आधार पे अगर बात की जाए, जो जीके की बातें हैं, और वो जीके की बातें ये हैं कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे, पहले जो है राज्यपाल कौन थे। तो इस तरह से जीके टाइप के प्रश्न हैं, और अगर आप कहें तो इसको हम क्या कर दें, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बाबू, तो यहां पे अगर देखा जाए, विधान सभा सदस्य, तो ये आपके हैं 404। तो विधानसभा सदस्य की जब बात की जाती है तो 404, लेकिन विधानसभा सीट की बात की जाएगी तो कितनी सीटें हैं, तो जो सीटें विधानसभा की है जिसके लिए चुनाव होता है वो है आपका 403। तो ये 403 प्लस 1,
एक का जो प्रावधान किया गया है वो एंग्लो इंडियन के लिए किया गया है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कहां? विधानसभा में। नेक्स्ट है इसमें विधान परिषद। विधान परिषद में कितना है? 100। विधान परिषद में कितना है? 100। विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपके 100 हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें लाइए दीजिए। हाँ ठीक है बाबू। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। तो ये कुछ बेसिक बात है, आप यहां पे नोट याद रखिएगा। और यहां पे एक बात आप ये याद रखिएगा, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो यह है प्रयागराज। कौन सा भाई? प्रयागराज है। और प्रयागराज या इलाहाबाद में कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। 12 नोट कर लीजिएगा, 12 सीटें हैं। ठीक है बाबू। हाँ 31 बिल्कुल। अच्छा एक बार देख लेते हैं भैया आप लोगों का क्या है। पीयूष सिंह इलाहाबाद, हाँ राजेश यादव प्रयागराज, हसीम दिलीप कुमार, दीप्ति अग्नोत्री, राजेश यादव, ठीक प्रयागराज 12। बहुत सही, आप लोग अच्छा से कर रहे हैं। 12। हाँ सब साफ साफ दिख रहा है बाबू। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो आप लोगों की तो आप लोग बता दीजिए और वो हमको बता देंगे, हम उसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। कि हम लोग आप लोगों के साथ बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत से लगी हुई है। और मुझे लगता है कि काफी अनुभवी और काफी बेस्ट और काफी जो है आप लोगों के हितों के लिए ओरिएंटेड टीम लगी हुई है, जो आप लोगों को सिलेक्शन ही करवाने के लिए ये कोशिश कर रही है। तो उसका आप लोग फायदा उठाइए। सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग आपको मिल गए हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो हो गया आपका प्रयागराज। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि भैया तो सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जो चित्रकूट महोबा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे कम सीटों, अब हम लिख नहीं रहे, इतना आप समझ जाइएगा। सबसे कम सीटों वाला जिला तो कौन सा है? एक है आपके चित्रकूट और दूसरा है आपके महोबा। यहां पर 2-2 सीटें हैं भाई। तो सबसे अधिक कहां पे हैं? तो प्रयागराज में है। सबसे कम कहां पे हैं? चित्रकूट महोबा में है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पे देखा जाए बाबू कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नोट कर लीजिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अजय सिंह बिष्ट। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? माननीय अजय सिंह बिष्ट, जिसे माननीय योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। उनका मूल नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। ऐसा एग्जाम के रेलवे में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए हम आप लोगों से बता रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों के दिमाग से बात कभी ना गुजरी हो कि उनका मूल नाम क्या है। तो उनका मूल नाम यही है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन थी आज हम लोग के बारे में, किसके बारे में? उसके सामान्य परिचय के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से याद कर लिए होंगे और अपना नोट्स भी बना लिए होंगे। और एक सूचना हम आपको और बता दें कि जो भी बच्चा बढ़िया से इस YouTube को देख करके और नोट्स तैयार कर लेगा और ला करके हमको दिखाएगा, उसे पुरस्कृत करेंगे हम।
इस संस्था के द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। देख कितना अच्छा से नोट्स बनाते हैं, और उसके साथ में अगर याद भी है तो ये तो वही है ना, सोने पर सुहागा की बात है। ठीक है बाबू, याद भी हो जाएगा। इस क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत उलझना है। अब इतनी किताब ले आइए, कोई यूपी की किताब, तो अब उसमें इतना ज्यादा तथ्य हैं, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि क्या याद करें क्या याद ना करें। मैंने इस पर रिसर्च करके और निकाला कि ये चीज हमको इस तरीके से याद करना चाहिए। आइए बाबू, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर चलते हैं और बात करते हैं जो ग्रामीण समाज से भी जाकर के डायरेक्ट आपका जुड़ेगा। ग्रामीण समाज में आप देखिएगा कि अभी मैं देख रहा था 2015 का, जितने भी सवाल पूछे थे 25 सवाल में लगभग 10 सवाल केवल वो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कृषि में चाहे मापन की इकाई पूछा हो, चाहे किसी और विभाग के बारे में पूछा हो, तो वो सब किसके बारे में था, इसके बारे में था। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर, अब अगला पेज अपना छोड़ दीजिएगा, जहां पर हुआ होगा नेक्स्ट पेज से शुरू करिएगा। उत्तर प्रदेश भौगोलिक तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के भौगोलिक पहलू पर बात करते हैं कि इसका भौगोलिक पहलू क्या है, परिदृश्य क्या है, इसका पक्ष क्या है। तो देखिएगा बाबू, उत्तर प्रदेश का जो पूरा हमारा भूगोल था वो तो उत्तराखंड में चला गया। भूगोल का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पर्वत पहाड़ पठार टाइप पर्वत श्रेणियां या पहाड़ियां पाई जाती थी, वो कहाँ कट के 2000 में कट के कहाँ चली गई, उत्तराखंड में चली गई। अब जो भाग बचा है उसी के भूगोल के बारे में पढ़ना है, तो कोई पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे हम लोगों के पास नहीं बचा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करें। और कहीं का भूगोल जो होता है वो भूगोल वहां के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके को तय कर देता है। जैसे मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, उनकी संस्कृति में अंतर पाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो हमारा पूर्वांचल वाला जो बेल्ट है, तो पूर्वांचल में रहने वाले लोगों का अपना जो एक संस्कृति है, अपना जो एक मिलने जुलने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा किससे, वेस्टर्न वाले इलाके से, क्योंकि वहां पे कृषि का भी थोड़ा पैटर्न अलग है और पूर्वांचल में कृषि का भी पैटर्न है, वहां का भूगोल अलग अलग पाया जाता है। इसलिए इसे पढ़ना और इसे समझ लेना ज्यादा जरूरी है। अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यानी चीजें इतनी आसान भी हो सकती थी। हम लोग तो रटते रह गए और चीजों को नहीं सीख पाए। देखिएगा, कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखिए बाबू, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को 3 विभागों में बांटा गया है। 3 विभागों में बांटा जा सकता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से, या ये कहा जाए कि भौतिक विभागों की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। या ऐसे लिखिए, 60 भाषा में लिखिए, 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बाबू, तो आइए कौन से 3 भाग हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं फिगर समझाऊंगा आपको। नंबर 1 है भाभर एवं तराई क्षेत्र। बहुत आराम समझिए, भाभर एवं तराई क्षेत्र लिखते चलिए। नंबर 2 है आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र, इसी को गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, इसी को अगर हम लोग कहें तो इसी को कहेंगे गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा है
दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी, पहाड़ी एवं पठारी प्रदेश या क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? भाभर एवं तराई का क्षेत्र है, मध्य का मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी प्रदेश है या पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, अगर इस बात को आप बेहतर से इसको समझ के पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, तो आधी चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इसलिए इसको सहजता से और धीरे से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाभर एवं तराई क्षेत्र कहाँ पे है और मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है बाबू? तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। आइए एक उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है। देखिए बाबू, दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, लग रहा है कि हाँ मतलब उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है ना? अब उस दिन वाले मैप से तो अच्छा ही है कि कम से कम उस दिन आप लोगों को दिख नहीं रहा था, आज तो कुछ दिख रहा है। तो देखिए बाबू, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश से यहीं से लगा हुआ एक और स्टेट था, राज्य था, जिसका नाम उत्तराखंड था। और इधर की जो सीमा आपके यहां से हमने आपको कल बताया था कि ये यहाँ पे आपके कुशीनगर है, तो यहां से लेकर के यहाँ पीलीभीत, ये नेपाल वाला रीजन है। क्या है ये? नेपाल वाला रीजन है। अब देखिए, इसको आपको कहां रख करके पढ़ना है? इसे आपको रख करके पढ़ना है भारत के मानचित्र पर। ठीक है? अच्छे समझिएगा इसको और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, इसलिए। ठीक है बाबू? हाँ प्रदीप सर जी, हम उत्तर प्रदेश का सादा मानचित्र लेकर बैठे। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सादा मानचित्र भी लेकर बैठिए और रंगीन मानचित्र भी लेकर के बैठिए, और बिल्कुल ऐसे भर के दर्शाते हुए चले चलिए। जैसे क्या दर्शाएंगे बाबू? अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो आपके भाभर या तराई का जो रीजन है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन आपका पड़ता है, ये वाला रीजन आपके पड़ता है। तो ये भाभर और तराई का रीजन हो गया। अब ये जो हमारा है, इसे हम कहते हैं कि भाभर एवं तराई का रीजन। ये दिख रहा होगा आकाश जी, देखिए ये दिख रहा है अपने लैपटॉप पे कलर। हाँ, जैसे कोई दिक्कत होगी आप बताइएगा, बच्चों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सबसे बेस्ट जाए। हाँ बस, और कुछ नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट जाए और बच्चे हमारे एकदम सीख जाए, उन्हें लगे 1 घंटा हमने अपना डेटा अगर खत्म किया है तो उससे कहीं ज्यादा हमको क्या हुआ है, इसका आउटपुट मिला है। तो देखो बाबू, ये क्या है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। इसको हम क्या दे देते हैं? नंबर 1 दे देते हैं। तो नंबर 1 में हमारा क्या लिखा गया? भाभर एवं तराई क्षेत्र। अब देखो, कल जैसे हमने आपसे बात किया था ना, क्या बात किया थे हमने कहा था देखो बेटा, यहां पे क्या है, सहारनपुर है। ठीक है? अब सहारनपुर से जो लगने वाले ये पूरे जिले हैं, कौन? जो कि नेपाल बॉर्डर से, उत्तराखंड के बॉर्डर से लग रहे हैं, ये पूरे जिले तो समाहित हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लास्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो यहीं पे है आपके कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ? पड़रौना।
ये शायद हम जिला मुख्यालय में भूल गए थे, तो कुशीनगर पड़रौना याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो ये यहाँ पे है आपके कुशीनगर और पड़रौना। और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो कुशीनगर पड़रौना से यहीं से लगा हुआ एक और जिला पड़ता है देवरिया। तो यही वाला रीजन आपके क्या है, ये भाभर और तराई का क्षेत्र है। अब ये भाभर और तराई का क्षेत्र होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तुरंत हमेशा तुरंत तथ्य ही मत लेने की कोशिश करिए, समझ लिए भी। अगर समझे रहेंगे तो तथ्य अपने आप याद हो जाएगा बाबू। तो ये पहला नंबर हम दे देते हैं। और अगर हम लोग एक रीजन यहां पर देख लेते हैं, एक रीजन यहां पे अगर देखें तो ये वाला एक रीजन पड़ता है, ये वाला, और इस वाले रीजन को हम लोग देते हैं 3 नंबर। हम दे देते हैं क्या, 3 नंबर दे देते हैं। और ये वाला जो हमारा रीजन है 3 नंबर वाला रीजन, ये हमारा पठारी रीजन है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, पठारी रीजन हो गया। अब जो बीच में भाग बचा, जो बीच में भाग हमारा बचता है, इसको हम लोग दे देते हैं 2 नंबर। और ये जो 2 नंबर है यही आपका मैदानी रीजन है, यानी गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित जो मैदान है, यही हमारा 2 नंबर है। और यही 2 नंबर हमारा क्या है, मध्य का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आइए, तीनों रीजन हम लोगों ने देख लिया। जब तीनों रीजन हम देख लिए तो यहाँ पे हम लोग कृषि और यहाँ पे उद्योग, यहाँ के खनिज, यहाँ के संसाधन, यहाँ की वनस्पतियां समझने में कितनी आसानी आएगी। अब यही याद रहता, दिमाग हमारा वर्ड्स कभी नहीं याद रखता, ये ध्यान रखिएगा। वो हमेशा इमेजेस को याद रखता है, इमेजेस को। ठीक है बाबू, तो इमेजेस। आइए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये क्या है भाई। तीनों रीजन समझ में आ गया। अब अभी मैं आपसे पूछूंगा, यहां मिटा करके मैं आपको एक एक रीजन समझाने चल रहा हूं। आप लोग फोटो वोटो खींच लीजिए, जो भी खींचना है भैया। आइए बाबू, तो नंबर 1 जो हमने आप लोगों को दिया था, वो नंबर 1 क्या था, नंबर 1 था आपके भाभर एवं तराई क्षेत्र। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे भाभर और तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। देखिए बाबू, जैसे अगर कोई ये पर्वतीय रीजन है, मान लेते ये पर्वतीय रीजन है, और पर्वतीय रीजन से जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो वो क्या करती हैं, परिवहन का कार्य करती हैं, जिसके कारण से उसका क्या कर देती हैं, अपर्दन कर देती हैं। और जब अपर्दन करती हैं तो अपर्दन के द्वारा ये बड़े बड़े कंकड़ों को लेकर के आती हैं। क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या होता है, ढाल तीव्र होता है। तो ढाल जब तीव्र होता है तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं ये खिसक करके आ जाते हैं। और खिसक करके आते हैं तो ये जब यहाँ पे पहुंचते हैं, ढाल कम हो जाता है, तो ये यहीं पर क्या करने लगते हैं, बैठ जाते हैं। अब ये जो बड़े बड़े कंकड़ यहाँ पर बैठ गए और जो संरचना बना लिया, इसी संरचना को कहा जाता है भाभर रीजन। क्या बोलते हैं इसको, भाभर। यानी कंकड़ीली पथरीली या मोटे मोटे कंकड़ों से जो निर्मित रीजन है, इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया भाभर। दूसरा क्या होता है कि जो महीन कंकड़ होते हैं, जो महीन कण होते हैं, तो महीन कण वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ करके और आ करके यहां पर क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब ये महीन वाले आगे बढ़ जाएंगे, बड़े वाले यहीं पर रुक जाएंगे। ये आप अब ऐसे देखिए भाई, जाइएगा खेत में पानी चलाने, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी तो अब तो गेहूं कट गया तो अब पानी चलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पानी सींचने तो क्या होगा, जो बड़े बड़े होंगे आगे बैठेंगे, जो महीन वाले होंगे आगे चले जाएंगे। तो आगे जो चले जाते हैं, यहाँ महीन कंकड़ों से जो निर्मित होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके तराई रीजन। और यही भाभर और तराई का हमारा क्या है, रीजन है। और कहाँ होगा, वहां होगा जहां पर्वत होगा। और पर्वत कहां पर है, यहां थोड़ो पर्वत है, ये ना आपका पर्वतीय रीजन है,
ये हिमालय रीजन है ना, और हिमालय रीजन का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है शिवालिक श्रेणी है, जिसे आउटर हिमालय कहा जाता है, वाह हिमालय कहा जाता है। वो हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में समझाएंगे कि कैसे उसको हमें याद रखना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ठीक है बाबू, तो सबसे बाहरी जो रीजन है वो क्या है, वो शिवालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे हम लोग कहें कि ये एक पर्वतीय रीजन है, और ये पर्वतीय रीजन जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये शिवालिक वाला भाग होगा। शिवालिक भाग के बाद में जो यहां पर बड़े बड़े कंकड़ों से निर्मित रीजन होंगे जस्ट शिवालिक, यानी इसको कहते हैं गिरिपदीय क्षेत्रों में। गिरिपदीय क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा, गिरि मतलब पर्वत और पाद का मतलब पैर, यानी जो पर्वतों के पैर पर स्थित होते हैं और बड़े बड़े कंकड़ों से बने हुए होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भाभर रीजन कहते हैं। तो ये आपके बड़े बड़े कंकड़ों से निर्मित होंगे। अब जब ये कंकड़ बड़े बड़े होंगे तो यहां पर जो नदियां जो प्रवेश चट्टानें होंगी, यहां पे जो नदियां आएंगी वो क्या है, उसी के अंदर क्या हो, समझ, जैसे अब कहने का मतलब ये है कि पानी कहीं से आपका बह रहा है, और पानी बहने का मतलब वहीं लाइए और क्या कर दीजिए, बड़े बड़े जो है पत्थर लाके टुकड़े रख दीजिए, तो पानी उसके नीचे से निकल जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात यहां पर जो नदियां होती हैं प्रायः क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। यही रीजन आपका क्या कहलाता है, भाभर का रीजन कहलाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहां पे क्या होगा, भाभर रीजन के बाद जो महीन महीन कंकड़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहां से होकर के निकल करके आ जाएंगे, और ये महीन कंकड़ों से बना हुआ होगा, ये दलदली रीजन होगा। और जो नदियां यहां पर लुप्त हो गई थी, यही नदियां फिर से यहां पे क्या करने लगेंगी, दिखाई पड़ने लगेंगी। नदियां जब यहां पे आगे दिखाई पड़ने लगेंगी तो तराई से नदियां दिखाई पड़ने लगती हैं, और जो तराई रीजन है, ये तराई रीजन महीन कंकड़ों से बना हुआ है, और ये जो है आपके दलदली क्षेत्र होता है। तो अब तराई रीजन कहते तराई बेल्ट का है भाई, ये यहाँ पे क्या है, तराई बेल्ट वाले हैं। अरे यार वहां चावल बढ़िया होगा, बासमतिया ले आना भाई, थोड़ा सिद्धार्थ नगर आपका घर है तो यार थोड़ा सा ठीक है बासमती लेके आना, बढ़िया वाला चावल लेकर आना। इसका मतलब जो तराई का हमारा रीजन है वो बेहतर चावल की कृषि के लिए जाना जाता है। और दूसरी चीज है कि अरे भैया आप लोग तो उधर आपके यहाँ क्या बलरामपुर गोंडा बस्ती ठीक है यहाँ के हैं, तो आपके यहाँ गुड़ बढ़िया होता होगा, ठीक है, यानी भेली जिसको कहते भाई गांव की भाषा में, गुड़ गुड़ लाइए भाई, आपके गुड़ बड़ा अच्छा होता है। क्यों, तो ये गन्ने और चावल का मुख्य रूप से तराई वाला हमारा क्या होता है, रीजन होता है। और तराई का जो रीजन होता है दलदली होता है। और दलदली क्यों होता है, दलदली इसलिए होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक पाई जाती है। और वर्षा क्यों अधिक पाई जाती है, यह कारण समझने के लिए आपको जिसके जलवायु वाले रीजन पे चलना पड़ेगा, और भारत के इसके परिप्रेक्ष्य में रख करके आपको देखना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है और इधर की वर्षा क्यों कम होती है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे ना कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा, पूरब में तो सबसे ज्यादा, और पश्चिम में यहाँ पे अगर कहें मथुरा में सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक दिन की क्लास के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जिस क्रम को तोड़ना नहीं चाहते हैं उस क्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है बाबू, दूसरी चीज इसी में दो शब्द और सीख लीजिए, क्योंकि वो दो शब्दों की जरूरत हमें दो में पड़ेगी, दो की जरूरत हमको दो में पड़ेगी। और वो दो शब्द होंगे हमारे, एक होगा जिसे हम कहेंगे बांगर, और एक क्षेत्र हम लोग जिसे हम लोग कहेंगे खादर। ठीक है बाबू, अब ये नदियां मैदानी क्षेत्रों पर प्रवेश करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो तराई बेल्ट है, भाभर बेल्ट है, ये वाला बेल्ट हो गया। अब नदी जो होती है अपने साथ, नदी जब बहती है तो अपने साथ अवसादों को लेके जाती है, परिवहन करती है, और अपने रीजन में, अपने जो है मैदानी क्षेत्रों में वो क्या करती है, निक्षेपित कर देती है, जिससे जलोढ़ मैदान बनता है। ठीक है बाबू, एलुवियल। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो इलाका है वो कि इसी मैदान, मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। क्लियर हो गया।
तो उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई निर्मित है। अब ये जो मैदानी हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे नदी यहाँ से मान लीजिए कि आपके यहाँ से यहाँ सहारनपुर से प्रवेश करती है, कौन सी नदी, ये आपकी यमुना नदी प्रवेश की होगी, तो यमुना नदी प्रवेश की होगी, उसकी कुछ सहायक नदियां आई होंगी, ये यहाँ पे आकर के इन्होंने क्या भाबर तराई क्षेत्र बनाया होगा, उसके बाद फिर ये इसी के सहारे आते आते ये मैदानी क्षेत्र में इधर की तरफ बहती हुई चली गई होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए कि बिजनौर से यहाँ पे एक नदी आती है गंगा नदी, और गंगा नदी यहाँ से आई होगी तो ये अपना इधर की तरफ भाबर और तमाम क्षेत्र बनाई होगी और फिर मैदानी क्षेत्र में चली गई होगी। तो मैदानी क्षेत्र यानी जो मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, ये दो भाग हो गए इसके, और दो भाग हम लोग ये फिगर में समझ लेते हैं यार, कौन सी बात है। और हम लिखाएंगे, आपको घबराए नहीं, मैं सब आपको लिखा दूंगा, जितना सवाल बनेगा सब लिखा दूंगा। बस मेरा ज्यादा फोकस इस पर है कि आपको जब समझ में रहेगी इसकी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, तो तथ्य अपने आप याद हो जाएंगे। तो 2 मिनट का खेला है। तो यहाँ पे नदियां एक क्षेत्र जो बनाती हैं वो आपके होता है जिसे कहते हैं बांगर, और एक क्षेत्र बनाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं खादर। क्या बनाती, एक बांगर बनाती हैं और एक खादर बनाती हैं। देखिएगा बाबू, ये जो बांगर रीजन होता है, बांगर रीजन, बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी ये पुराने जलोढ़ होते हैं। अब जलोढ़ मत पूछिएगा जलोढ़ क्या होता है, हमने कहा नदियां जब बह करके आती हैं अपने साथ अवसाद, मलबा या कचरा जो लाती हैं उसको निक्षेपित यानी डिपॉजिट कर देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़, मिट्टी के बनता है जलोढ़। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है उससे जो निर्मित होता है पुरानी जलोढ़, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बांगर। ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है, इसके जलोढ़ की अपेक्षा, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, लेकिन उपजाऊ होती है। कई कई क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पे सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, तो एक नमकीन सी परत जमा हो जाती है उस रीजन में, और उस नमकीन सी परत जमा, इसी को क्या कहते हैं, उसी को रेह कहते हैं। रेह, रेह जिससे कपड़ा धुला जाता था, तो वो बात हो जाएगी आगे। यहाँ पे देखिए खादर, खादर कहने का जो तात्पर्य है वो खादर का मतलब है कछार से, कछार से यानी जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, नदियां लाती हैं, जलोढ़ जमा करती हैं, उपजाऊ रीजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें सीखना था भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। तो बांगर और खादर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, अर्थात इसके मैदानी क्षेत्रों के बारे में भी सीख लिया कि मैदानी क्षेत्रों में 2 भाग होंगे, बांगर और खादर। मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है वो यमुना और गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। तो ये हमको बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पर, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तब तक हम आपके कमेंट ही पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा स्टडी करा रहे हैं। कौन है, सोनम यादव, गोलू श्रीवास्तव, कोई भी बता दो प्लीज। पहली सीएम कौन है? अच्छा, महिला सीएम पहला सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। ठीक है बाबू, आइए। नहीं नहीं, आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें कौन सा है, ये भैया, ये बेचारा बड़ा सा क्या है, निरीह सा इसको माना जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बघेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेले हर बोलों के मुखामने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जनरल हीरोज रानी लक्ष्मीबाई की वहां पे चिता पे जाके कहता है कि इस 1857 की क्रांति में यही एक मर्द थी। आइए आज बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो ये देखिए बाबू, जो पठारी हमारा रीजन है, ये पठारी रीजन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, अब प्रायद्वीपीय पठार तो ये किसका भाग रहा है, गोंडवाना लैंड का भाग रहा है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि गोंडवाना लैंड का भाग रहा है और उसी का ये जो पठारी रीजन है उत्तर प्रदेश का, ये उसी का भाग रहा है। और जो खनिज संपदा है, जो खनिज संसाधन है, वो खनिज संसाधनों की सबसे अधिकता कहां पाई जाएगी? उन खनिज संसाधनों की अधिकता यहीं पर पाई जाएगी। अर्थात जब हम लोग यहाँ पे खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो इतने ही जिलों की हमको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ललितपुर हो, झांसी हो, मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, ठीक है बाबू, इन सबकी हमें क्या पड़ेगी? यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ये जो हमारा पठारी रीजन है, पहली चीज याद रखना है गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरी चीज याद रखना प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, तो यह भी गोंडवाना लैंड का भाग होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि काली मिट्टी का रीजन, तो चूंकि जो गोंडवाना का जो भाग रहा वो दक्कन का जो पठार रहा, उस दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ था वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था, तो काली मिट्टी के भी क्या है यहाँ पे रीजन पाए जाएंगे। तो ये वाला जो रीजन है खनिज संसाधनों समृद्ध है। और इसी रीजन में आपके पाए जाते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड। कौन कौन पाए जाते हैं? बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो ये आपके तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि बघेलखंड बुंदेलखंड का ये रीजन है। आकाश जी, तो ये बघेलखंड बुंदेलखंड का रीजन है, ठीक है। और जो है ये तीन रीजन आपके हो गए, ठीक है बाबू। अब इनके बारे में जो चीजें हम लोगों को पॉइंट आउट करनी होंगी, जो चीजें हमको लिखनी होंगी, वो चीजें हम आपको कल लिखा देंगे, ठीक है बाबू। अब हम आप लोगों की थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। लास्ट में नहीं कहेंगे सर लाइव है, उसके बाद भी नहीं हमसे बात कर रहे हैं। अभिषेक द्विवेदी, मैं झांसी से हूँ। अच्छा अखिलेश जी, झांसी ललितपुर, ठीक है, तो यही तो आप लोगों का औद्योगिक इलाका है। देवेश यादव, क्या बात है सर, ठीक है। शिवम द्विवेदी, साउथ, अखिल, सुशील, पूजा गुप्ता, ठीक है, अनिल मौर्य, विशाल पाल, विंदा, धीरज, राहुल, नंदी, आनंद यादव, कान्हा, ठीक है बाबू। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी क्या है ये शेयर कराइए, उनको बताइए कि भाई अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिए और फायदा ही होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं? अच्छा, कमेंट्स में जिसको एडमिशन लेना हो कमेंट्स दे दे अपना, ठीक है बाबू, और वो हो जाए, ठीक है। थैंक यू।